बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे धमतरी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बकोरी बांध का गेट फेल हो गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि नहर क्षतिग्रस्त हो गई। बकोरी की बस्ती और 250 एकड़ में तकरीबन खेतों में पानी भर गया है। 2.5 टीएमसी की क्षमता वाला बकोरी बांध है। 3 परिवारों को रेस्क्यू कर स्कूल में ठहराया गया है। बांध के कमजोर गेट की बार बार शिकायत के बाद भी जल संसाधन विभाग ने न तो मरम्मत कराई, न कोई सुध ली। कलेक्टर और एसपी ने गांव का दौरा किया है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, ये मगहर रोड ब्लॉक है धमतरी जिले का, जो कि गरियाबंद की सीमा से लगता है। यहाँ पर एक गांव है बकोरी और यहाँ पर एक छोटा डैम है 2.5 टीएमसी का। इसी बांध के जो मेन गेट है वो फेल हो गया पानी के ज्यादा दबाव के कारण, और गेट अचानक पूरा खुल गया एक साथ। तो पानी इतने ज्यादा प्रेशर से बाहर निकला कि जो नहर था, नहर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और पानी जो है नहर में सीधे जाने के बजाय गांव में पानी चला गया और करीब 250 एकड़ में जो फसल थी वो डूब गई है। इसके साथ ही जो बस्ती है वहां भी आप विजुअल में देख सकते हैं कि पानी भर गया है घरों में। तो गांव में जो 2-3 घर ऐसे थे जो काफी जर्जर हालत में थे, जिनके टूटकर ढह जाने की आशंका थी। तो इन 3 परिवारों को वहां से विस्थापित कर स्कूल में शरण दिया गया फिलहाल। अभिषेक, हैरत की बात यह है कि जानकारी ये मिल रही है कि बार बार इस बात की शिकायत की गई थी। एक दूसरे हैरत की बात यह है कि बार बार धमतरी में तो अच्छी खासी बारिश है, सभी बांध 15 दिन पहले अपनी क्षमता के 98% भर चुके हैं, बावजूद इसके इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है मेरी इस मामले में। धमतरी कलेक्टर से भी मैंने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर उनके पास आए थे और उन्होंने बताया था कि गांव का जो डैम है उसका जो गेट है वो खराब हालत में है, उसकी मरम्मत की जरूरत है। सब कलेक्टर ने इस बारे में निर्देश भी जारी किया था कि इसे तत्काल ठीक कराया जाए, लेकिन जाकर उसका फिर से रीचेक नहीं किया गया कि मरम्मत हुई है नहीं हुई है। ग्रामीण कह रहे हैं कि मरम्मत करने की सिर्फ बात हो रही, हुई नहीं थी, और उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज ये बुरी स्थिति आ गई, गांव पर आफत आ गई है। फिलहाल इस मामले में तत्कालीन उस समय के जो अधिकारी थे वो रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने कलेक्टर से पूछा कि कार्रवाई क्या होगी, तो बोले कि देखना पड़ेगा अभी। तो आज ही कलेक्टर और एसपी ने गांव का दौरा किया है, अभी भी वो लौट रहे हैं, रास्ते में ही है। तो अभी तक की ये स्थिति है, लेकिन जल संसाधन विभाग की और जिला प्रशासन की ये स्पष्ट लापरवाही है जो दुर्घटना सामने आई है। ललित, अभिषेक, बहुत शॉर्ट में, लापरवाही उनकी भी है जिनके दौर में ये डैम बना है। कोई डैम इतना कमजोर कानूनन नहीं बन सकता, नियमों के तहत नहीं बन सकता कि वो पानी का दबाव ना झेल सके। एक बांध, एक पुल, एक निर्माण की क्षमता 100 गुना भार सहन करने की होती है। बिल्कुल, ये उस मशीन का, उस गेट का और उस गेट का जो डिजाइन जिसने फाइनल किया था, जिसने प्रस्ताव बनाया था, ये सारे जांच के विषय है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतना कमजोर गेट क्यों लगाया गया जो कि खुद अपने पानी का दबाव ना सह सके। क्योंकि गेट लगाए इसलिए जाते हैं कि पानी का जो दबाव है उसे गेट थाम कर रखे। अगर ऐसे गेट जो पानी को थाम कर नहीं रह सकते तो ये वहाँ के आसपास के सैकड़ों जो ग्रामीण है और उनका जो जान और माल है उनके साथ ये खिलवाड़ है स्पष्ट रूप से। ललित जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और अभिषेक, जिस जगह से जानकारी दे रहे हैं, धमतरी से अभिषेक हमें अपडेट दे रहे थे, ये कथित काबिल और काहिल अफसरों को आप देख लीजिए। इसी धमतरी में माडम सिल्ली बांध है, जो इस तरह से बनाया गया, अंग्रेजों का बनाया हुआ ये बांध है। ये इस तरह से बना हुआ है कि पानी का लेवल बढ़ने के साथ साथ गेट स्वतः खुल जाते हैं, और ये डैम अभी तक बेहतरीन तरीके से इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और राज्य शासन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रयोगशाला यानी लैब, एक परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्थापित होने वाली प्रयोगशाला सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी। इसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग, ऐसे सभी विद्युत उपकरणों के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। इसमें 20% की रियायत देने का भी सरकार ने ऐलान आज कर दिया है।
इधर छत्तीसगढ़ सरकार और यूनिसेफ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, इससे जुड़ी योजनाओं पर फोकस होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अभियान के लिए यूनिसेफ ने 1100 से ज्यादा संचार उपकरण सौंपे हैं। ग्राम सभा, हाट बाजार, यहां पर उपकरणों के माध्यम से लोगों को उन्हीं की भाषा में जानकारी दी जाएगी। पहले चरण में 80 विकास खंडों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 50 लाख नागरिकों तक पहुंचने का टारगेट फर्स्ट फेज में रखा गया है। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया है। धर्मलाल कौशिक की जगह पार्टी ने जांजगीर से विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नारायण चंदेल के नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि सांसद अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से जानने वाले समझते हैं 47 से 50%, ये अलग अलग दावे हैं। 47 से 50% ओबीसी वोटर छत्तीसगढ़ में है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चंदेल ने कहा कि सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। नारायण चंदेल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि नई जिम्मेदारी इनको मिली है। चंदेल जी, सबसे पहले आपको बधाई नेता प्रतिपक्ष बनने की। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? 3 विधानसभा के सत्र शेष है। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जन विरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे। चंदेल जी, एक सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तो आप बन गए, धरातल पे क्या इसका संदेश है, क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम टीम वर्क से काम करते हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व है और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2023 की क्या रणनीति होगी? आखिरी सवाल है जी, 2023 के लिए क्या कुछ टारगेट तय किया आप लोगों ने? देखिए, टारगेट क्या है, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में काम करेंगे और 2023 में सरकार बनाएंगे। चले, मतलब बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2023 में जो है वो बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके लिए पहले अध्यक्ष बदला गया और अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदला गया है। नारायण चंदेल को नई जिम्मेदारी दी गई है और वो कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2023 में कमल खिलाना है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के भीतर इस बदलाव के बाद क्या कुछ परिवर्तन धरातल पर दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल का सर्वसम्मति के साथ चयन हुआ। हम सब ने उनको बधाई दी और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी पार्टी सक्रियता से काम करेगी। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तब उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिषद में आगजनी की गई थी, दर्जन भर गाड़ियाँ जलाई गई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब की बात ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से
विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। इधर दिल्ली में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार शुरू से चुनावी मोड में है। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही जो कैबिनेट सदस्यों को निर्देश दिए वो भी चुनावी मोड ही था। साहू ने यह भी कहा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य पहले से बेहतर काम करेंगे, राज्य के लोगों के साथ जुड़ेंगे, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और बीजेपी कांग्रेस के सामने कहीं टिकती नहीं। सरकार में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मेरे साथ है। सर, कल आपको पॉलिटिकल कमेटी का सदस्य बनाया गया है, उसका मेंबर बनाया गया, कल कांग्रेस ने जारी करी, तो क्या सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जिस दिन बनी उस दिन से ही चुनावी मोड में है। हम लोग कोई चुनाव सामने आ गया, 6 महीना बचा है तब चुनावी तैयारियां शुरू करें, इस प्रकार से नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण करते ही जो काम, जो योजना, जो सिस्टम शुरू किया, हम सबको जो निर्देश दिया वो चुनावी मोड ही था और लगातार इन 4 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। रही सवाल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मुझे मेंबर्स बनाने का, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और जो कमेटी बनी है छत्तीसगढ़ की, तो उसके लिए मेरा नाम उसमें रखा गया है। हम लोग सभी मेंबर्स कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में और भी बेहतर, जितना अच्छा, वैसे हमारे यहाँ कांग्रेस के पक्ष में बेहतर वातावरण पहले से है, कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं। ताम्रध्वज साहू साहब कह रहे हैं कि सरकार चुनावी मोड में शुरू से है और बेहतर काम कर रही है। साथ ही दावा किया कि भाजपा कांग्रेस के सामने राज्य में कहीं पर भी नहीं है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अब जगदलपुर से आया है बड़ा बयान, उसकी बात कर ली जाए। जगदलपुर में मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया। बेतुका कहा जाए, अजीबोगरीब कहा जाए, कवासी लखमा के बारे में दोनों ही बातें सही हैं। सहकारी बैंक खोलने को लेकर सवाल पूछा गया। अंदरूनी इलाके में सहकारी बैंक खोलने को लेकर यह सवाल था, तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चा क्या एक ही दिन में हो जाएगा। इसी तरह उनसे पूछा गया था एक और सवाल, तब उन्होंने कह दिया कि भगवान को फोन लगाता हूं। भिड़ा है, कलेक्टर लोग लगातार भिड़े हैं, उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या, थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। अगर शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या? इसी प्रकार बैंक खोलना है तो दिक्कत होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंक पक्का खोलेंगे। वो 16 नहीं और भी कई मांग। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को यहां बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान 8 लाख के इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्चिंग के दौरान यह कामयाबी मिली है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली कई मामलों में मोस्ट वांटेड थी, इससे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्चिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। इधर दंतेवाड़ा में इस साल अच्छी बारिश होने के बाद 84 गांव के लोगों ने भीमसेन की पूजा की है। जिले में उदेला स्थित भीमसेन पहाड़ पर ये पहुंचे। भीमसेन भगवान स्वरूप पत्थर को हिलाकर पूजा अर्चना की जाती है। इससे पहले बरसात नहीं होने पर भीमसेन की पूजा की जाती थी, लेकिन पिछली बार ग्रामीणों ने मन्नत मांगी थी कि अच्छी बरसात होगी तो हर साल पूजा की जाएगी। इधर लगातार बारिश और शिवनाथ नदी के जलस्तर ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 28 करोड़ की लागत से 2018 में बने शिवनाथ नदी के नए पुल के दोनों छोर धंसने लगे हैं। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 2018 में से कंप्लीट किया था। अभी से पुल के धंसने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व हल षष्ठी आज मनाया गया। संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए महिलाएं हर साल हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हल षष्ठी की पूजा के लिए पसहर चावल, भुना हुआ महुआ
और बाकी सामग्री महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। हल षष्ठी की पूजा कर संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या हर छठ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हल द्वारा जोता बोया अन्य कोई फल या कोई फसल नहीं खाई जाती, क्योंकि इस तिथि को हलधर मतलब भगवान बलराम का जन्म हुआ था।